हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे कि हम क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसको हमने देखा था कि हम टू टाइप से क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जिसमें वन टाइप था ग्राफ के द्वारा और दूसरा था कलन विधि, जिसे हम कैलकुलस मेथड कहते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो उसका ग्राफिकल मेथड था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। आज हम उसके सेकंड मेथड कैलकुलस मेथड पे बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कलन विधि। उस दिन जब हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मोस्टली क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, तो वो किस पर आता है, कलन विधि पर आता है, जो कि काफी सिंपल है। और वो सिंपल आपको कब लगेगी, जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन आपके क्लियर होंगे। अगर आपके वो क्लियर नहीं है तो मैंने बेसिक के लिए वीडियो भी बनाई हुई है। अवकलन समाकलन मैंने अलग से टॉपिक आपके लिए कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको इसका जो कैलकुलस जो मेथड है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलस जो मेथड है, कलन विधि है, वो मोस्टली किस पे बेस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कलन विधि से गति के समीकरणों की। तो सबसे पहला जो समीकरण है वो है गति का प्रथम समीकरण। अब इसको ड्राइव करने के लिए हमें कोई ना कोई एक इक्वेशन चाहिए होती है, और वो इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं किसकी, एक्सीलरेशन की, कि ए इक्वल टू क्या होता है, डी बी अपॉन डी टी होता है। ये आप सब पढ़ के आए कि अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है, जिसे हम त्वरण भी कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू ए डी टी, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और अब इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी इजकल टू ए डी टी। अब समाकलन करेंगे तो कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए, और लिमिट के लिए हम कोई एक कंडीशन एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करते हैं कि हम कहीं से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले देखिए, जो प्रारंभिक वेग होगा वो हम क्या मानते हैं, u, और अंतिम वेग क्या मानते हैं, v। ठीक है, विस्थापन क्या लिखेंगे हम, s, त्वरण क्या लिखेंगे, a, और समय क्या लिखेंगे, t। अब हम जब कहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम जो टाइम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, और लास्ट टाइम क्या होगा, t। जबकि जब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और अंतिम वेग क्या हो गया हमारा, v हो गया। अब ये लिमिट कैसे लगानी है, इसको समझते हैं। जो यहाँ d के साथ है, मतलब जिसके साथ हमें डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रल करना है, वो देखना है। ये dv, ये dv, ये dt, यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट आएंगी, यहाँ टाइम की लिमिट आएंगी। अब टाइम की लिमिट क्या है कि प्रारंभिक 0 से चले और t तक, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग। अब देखिए यहाँ पर नियत कौन कौन सी है, कांस्टेंट कौन सी है। एक तो हमारा यहाँ पर हम एक्सीलरेशन कांस्टेंट मान के चलते हैं, और एक क्या मान के चलेंगे, जो हमारा प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसको हम क्या मानते हैं, नियत मानते हैं। तो इसका अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, v और u v। इसका हम क्या करेंगे, तो a तो बाहर आ जाएगा, क्या होगा, t होगा। और t का डिफरेंशिएशन हम जब करेंगे तो देखिए, इसमें मैं लिमिट रख देता हूँ, v माइनस, सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, और माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a, 0 से t है। इसका क्या आएगा, t आएगा, और 0 से t। तो v माइनस u इज इक्वल टू a, और लिमिट रखेंगे t माइनस 0। ये 0 है तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये आपने फर्स्ट समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।
जिसको आपने कल ग्राफ के द्वारा ड्राइव किया था, आज कैसे किया है, कलन विधि के द्वारा इसको ड्राइव किया है। तो आई थिंक ये आपको इजीली वे में समझ में आई होगी। मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो हित पक्षांतरण आप जानते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन की मैंने आपको वीडियो बना रखी है, उससे आपके क्लियर हो जाएंगे, नहीं हुए तब भी मैं आपको देता हूँ। इसका v होगा और पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका t होगा, 0 से t होगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये जो लिमिट होती है वो कौन सी क्वांटिटी की आती है, जिस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट टू हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई थिंक ये आपके सामने क्लियर है। अब हम बात करेंगे द्वितीय समीकरण की, क्योंकि पहला समीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब द्वितीय समीकरण की हम बात कर लेते हैं। तो द्वितीय समीकरण की बात करते हैं, चलो। गति का द्वितीय समीकरण। अब द्वितीय समीकरण में हम जब बात करेंगे तो देखिए द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन मानेंगे जिसमें क्या आता हो, क्या आता हो उसमें एक्सीलरेशन आता हो। और एक्सीलरेशन की क्या होती है, देखो v इक्वल टू डी एस अपॉन टी टी, कि जब हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, v मिलता है। और v क्या है, v जो मैंने साइड में आपको लिख दिया है, इसका फुल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, v डी टी इक्वल टू डी एस। इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन करने पर, और समाकलन करेंगे तो v डी टी इक्वल टू पी एस। अब लिमिट लिमिट लगाने से पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि इसमें हमें समय भी काउंट करना है। तो जब फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी डी टी इजकल टू डी एस। अब लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, इस पे भी लगा देते हैं। देखो इस पे टाइम है तो वही 0 से t, ये क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 से s, यहाँ 0 से t सिंपली। अब इसका हम करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, u लिमिट 0 से t डी टी प्लस 0 से t ए टी डी टी इजक्वल टू, इसका मैं इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ, s का क्या हो जाएगा, 0 से s। इसका करते हैं, u क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा u, और क्या हो जाएगा t 0 से t प्लस a, यहाँ क्या है t, और t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता होगा कि क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन की क्लास देख रखी है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये क्या हो जाएगा, s माइनस 0, तो लोअर लिमिट 0 होती है तो 0 हो जाएगा। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब हम देखेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हमने ये कवर किया है और आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटे छोटे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है। मोस्टली क्या है, इंटीग्रेशन है, जो कि आप देख सकते हैं। जिन्होंने देख रखी है या जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने जब फिजिक्स स्टार्ट की थी तो 8-9 क्लास इसीलिए कवर की थी, क्योंकि बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम किस में आती है, समाकलन में आती है, अवकलन में आती है, तो वो ये पहले से ही प्रिपेयर होते हैं इन चीज़ों को पढ़ के, तो उन्हें आगे डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर, कि थर्ड हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है और वो कैसे ड्राइव होगी। क्या है ये तो आपको पता ही होगी। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़ा सा हम इंग्लिश टच करके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें क्लियर हो जाए। तो ए डी बी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन, वही ए
अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब ये डी वी बाई डी टी है, इसका मतलब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए v और t के बीच में हम क्या ले लेते हैं, विस्थापन s की। अगर हम s का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को तोड़ देते हैं और यहाँ लिख देंगे ds अपॉन ds, या फिर पूरा लाइन लिखना चाहे तो दाएं पक्ष में ds का गुणा एवं भाग करने पर, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू, और इधर साइड में ले लेता हूँ जिससे यही कवर हो जाए, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी गुणा डी एस अपॉन डी एस, और a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ। और डी एस अपॉन डी टी चूंकि क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है, अभी हमने देखा था, ये हमको पता है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। इसका क्या कर देंगे, वही इंटीग्रेशन करेंगे, डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। लिमिट कहाँ से s की है, तो 0 से s, u से v। अब देखिए a तो बाहर आ जाएगा, इसका होगा s, 0 से s इक्वल टू, अब देखो v इसमें इंक्लूड है तो v स्क्वायर बाई 2 और v से u तक, तो क्या हो जाएगा s, a तो बाहर आ जाएगा, s इक्वल टू 2 को मैं एक 1/2 बाहर ले लेता हूँ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 इधर आ जाएगा तो ये 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और यही हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसा कि आपको नोन है और आप पहले देख चुके हैं तीनों इक्वेशन की। फर्स्ट क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ मैं तीनों लिखे देता हूँ जिससे कि आपको एक बार देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, तीनों इक्वेशन है ऑफ मोशन की। इट इज क्लियर। अब देखिए एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी लास्ट में, वो भी आपको क्या करनी है, देखनी है कि कैसे मतलब इस मेथड से कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हालांकि वो आपके एग्जाम में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो एग्जाम पर्पज से पूछी नहीं जाएगी, वो केवल न्यूमेरिकल पर्पज से है, क्योंकि आगे हमें नीट और जेई की भी प्रिपरेशन करनी है, आगे भी बढ़ना है, तो वो हमारे पास होगी, तो हमें जो अपने क्लास 11th के हैं न्यूमेरिकल्स, उनको सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फोर्थ इक्वेशन हम देख लेते हैं कि वो कैसे आती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको केवल रिजल्ट उसका याद रख सकते हैं। इसको मैं फोर्थ, वो है नहीं लीगली, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब देखिए फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि हमने ये पढ़ी थी, और ये हमने किससे जनरेट की थी, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी से। इसको मैं आपको फटाफट बोल देता हूँ, तो डी एस इक्वल टू वी डी टी पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, और डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से लिया था डी टी। तो मैं नॉर्मली इसको यूज करता हूँ, यहाँ तक आपको मैंने पहले बता दिया था। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो इंटीग्रेशन दोनों ओर समाकलन करने पर, तो क्या होगा, देखिए डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, टाइम 0 से s। अब देखिए इसकी क्या रखनी है, ये हमने कब देखा था कि अगर हमें 10वें सेकंड में बताना है, 9वें सेकंड में बताना है, कि कितना विस्थापन है, एक पर्टिकुलर सेकंड में बताना है, तब हमें इसको यूज करना था। उसमें भी हमने क्या लिया था, n
माइनस एन माइनस वन। तो इसमें हम टाइम की लिमिट लेंगे एन और एन माइनस वन। जैसे उसने पूछा 10वें सेकंड की, तो क्या करेंगे 10 में से 9 घटा देंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 10वें सेकंड की। 15 की पूछा तो 15 में से 14 सेकंड तक का विस्थापन घटा देंगे तो 15वें सेकंड की। 20 का पूछा 25 का पूछा तो उसमें से एक कम करके घटा देंगे, और इसको हम क्या लिख देते हैं एस एन लिख देते हैं। यहाँ क्या करेंगे यू डी टी एन माइनस वन से एन प्लस एन माइनस वन से एन ए टी डी टी। तो एस एन इज इक्वल टू, देखो यू और टी की लिमिट क्या हो जाएगी एन माइनस वन एन प्लस ए बाहर टी स्क्वायर बाई टू, और इसका क्या, या फिर टू को भी हम कहाँ रख लेते हैं बाहर रख लेते हैं, आप समझ गए होंगे एन माइनस वन एन। ठीक है, हो गया एस एन इज इक्वल टू यू। तो एन माइनस लोअर लिमिट और माइनस के साथ इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी जगह चाहिएगी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देखिए एन एन से कट जाएगा तो एस एन क्या आ जाएगा, यहाँ तो सिंपली यू प्लस ए बाई टू। तो यहाँ देखिए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का खोलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन माइन क्रॉस एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये क्या हो गई फोर्थ हो गई, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम सिंपली अगर हम किसी फिक्स टाइम पे निकालना है तो उसकी वैल्यू रखेंगे और ये कैलकुलेट उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा, और ये समझने के साथ आपको लास्ट के तीन जो मैंने अभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। मोस्टली पेपर में वही तीन पूछी जाती हैं, उनको हम आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, और मोस्टली हर बार एग्जाम में ये टॉपिक कहीं ना कहीं से पूछा जाता है, या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है या इक्वेशन पूछी जाती है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में लास्ट में, या फिर मतलब जब मैं अगर इस टॉपिक में कुछ नहीं बचता तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट बोल देता है एग्जामिनर कि तीन गति के समीकरणों को लिखिए, या लिख देता है राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसका एक या डेढ़ नंबर आपको मिल जाता है। तो आपको ये वैसे भी विजुअली भी याद होनी चाहिए कि आपको अगर वो डायरेक्टली पूछ ले तो आप तीनों इक्वेशन लिख सकें, और आपको ड्राइव करने के तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल से वो पूछेगा तो वो हम डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जिसमें जो क्वांटिटी आती है उस मतलब जैसे अगर देखिए सिंपली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें से किन्हीं तीन, जैसे v की वैल्यू दे दी यू की और a की, तो टाइम पूछ लिया, या फिर तीन की वैल्यू दे दी v u और t की वैल्यू दे दी, या फिर क्या करेगा u a और t की वैल्यू दे देगा, या फिर क्या करेगा v u और t की वैल्यू, तो t तो काउंट हो गया a की वैल्यू दे देगा। तो ऐसे नॉर्मली वो पूछ सकता है, v a t की वैल्यू दे देगा u की, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फ्री फॉल, जिसको हम हिंदी में मुक्त पतन भी बोलते हैं, कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और एक्चुअल मीनिंग के साथ साथ उसका मतलब क्या होता है। देखिए मुक्त पतन, मुक्त पतन एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई वस्तु है
या कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं फ्रीली गिरा देता हूं, तो ये क्या होगा, नीचे किस वजह से आया, ये आया गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। देख, दो तरीके होते हैं, एक तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे छोड़ देता हूँ फ्री फॉल, और एक इसको मैं ऐसे फेंकता हूँ, फेंक रहा हूँ तो क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे मैं छोड़ रहा हूँ तो क्या है, स्वतः ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या कहते हैं कि जब वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, या फिर जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जब वो गिरेगी, अब जैसे देखिए कोई पेपर है और कोई पेन है, इन दोनों को मैं साथ में ऊपर से नीचे छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, कौन जल्दी नीचे आएगा, आप बोलेंगे पेन, जबकि दोनों मैं बोलता हूँ साथ साथ आएंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्मली हम बिहेवियर में देखेंगे तो पेन ही जल्दी आएगा, क्यों, क्योंकि पेन पर जो वायु का जो रिपल्सन फोर्स है या प्रतिरोधी जो बल है वो कम लगेगा बजाय पेपर के, इसलिए पेन जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको वैक्यूम में करें, निर्वात में अगर इस प्रैक्टिकल को हम करते हैं तो दोनों वस्तुएं एक साथ मतलब जमीन पर आएंगी। उसका आप एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण वाला हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला ड्राइव करवाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि वस्तु के द्रव्यमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हमें बस मुक्त पतन की बात करनी है कि फ्री फॉल होता क्या है। फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई वस्तु वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, जिस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसे मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। अब मुक्त पतन फ्री फॉल कहते हैं, तो देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। एक तो ये है कि इसमें वायु प्रतिरोधी बल व अन्य जितने भी बल होंगे, अन्य बल शून्य होते हैं। और सेकंड चीज क्या है, इसमें त्वरण की वैल्यू या त्वरण का मान क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता, ठीक है। ये इसकी क्या है, दो प्रॉपर्टी मान सकते हैं या फिर दो महत्वपूर्ण बिंदु भी मान सकते हैं। अब बात करते हैं अब छोटी सी एक चीज की, कि जब देखिए ये कोई धरातल है, दो केस बताता हूं आपको। ये यहाँ पर कोई वस्तु है जो ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे, ठीक है। यहीं पर एक ये वस्तु है, ये क्या है, सरफेस है, धरातल है अपनी, क्या है, पृथ्वी, अर्थ है, ठीक है। और अर्थ का आप अनर्थ मत कर देना, अर्थ का अनर्थ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हमेशा अर्थ का अर्थ ही रखना है। और ये कहा जा रही है नीचे से ऊपर। अब देखिए जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो इसका त्वरण भी यही है और ग्रेविटेशनल भी जी इधर ही है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ए इक्वल टू प्लस बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे देखिए त्वरण ऊपर की साइड, जी कहाँ है, नीचे की साइड, इसलिए ए इक्वल टू या त्वरण इसका क्या लेते हैं, माइनस जी लेते। ये आपको दो केस हमेशा याद रखने हैं कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो देखिए इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, जी भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको प्लस लिखते हैं। क्योंकि देखिए मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, धक्का भी मुझे इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, धक्का मुझे दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है तो इसलिए माइनस लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। तो ये आपको आई होप बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं
थोड़े से आगे केस की एक दो चीजें और बात कर लेते हैं, और वो बात करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। कौन सी बात है? नॉर्मली बात है। वो आप देखेंगे अभी कि मैं एक केस लेके चलता हूँ, या फिर एक मान के चलो आपको नॉर्मली डेरिवेशन है कि ये देखिए कभी बार अब क्या ये सिलेबस तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पर एक नीट या जेई के हिसाब से एक छोटा सा टॉपिक है, आप उसको देख सकते हैं कि हमें देखिए ये मान के चलिए धरातल है, यहाँ पर कोई बॉल या कोई वस्तु रखी हुई है, मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ और वो कब आती है? नीचे आती है। ये आ गई साहब। यहाँ पे ये यू वेग है इसका प्रारंभिक, यहाँ पर ए क्या है? वी क्या हो जाएगा इसका? जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वेग देखो यहाँ से जाएगी, यहाँ पहुंचेगी तो रुकेगी तभी तो वापस आएगी, नहीं तो अगर यहाँ जीरो नहीं होगा तो और ऊपर जाती जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा? यू वेग होगा। अब देखिए इसको एस स्थापन मान लेता हूँ मैं, ठीक है, या हाइट मान लेता हूँ। यहाँ पर भी प्रारंभिक वेग क्या है? यू है। और एक बात कि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में, जितना वेग नीचे से जाते समय उतना ही कितना ऊपर से आने में होगा। तो प्रारंभिक वेग क्या है? यू। अंतिम वेग क्या है? ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी तो वहां क्या हो जाएगा? v इक्वल टू जीरो। और विस्थापन क्या है? s है। और टाइम क्या है? t है। अब हमें एक तो इसकी विस्थापन निकालना है, या फिर हम बोले कि इसकी क्या निकालनी है? अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, और एक निकालना है इसका समय। तो अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे? अधिकतम ऊंचाई बोले तो इसका विस्थापन ये निकालना है हम एस, और इसको निकालने के लिए एस की हमें जब वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास गति के तीन समीकरण है। कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए इनका u जा रहा है, u एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। अब मुझे इसका क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना है। तो बताओ कौन सा लगाएंगे? इसमें एस कहीं है नहीं, इसे तो नहीं लगाएंगे। ये दो बचे, इसमें भी एस है इसमें भी एस है, लेकिन इसमें हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको भी नहीं लगाएंगे। किसको लगाएंगे? इसको लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। v की वैल्यू क्या है? जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखिए यहाँ से वस्तु ऊपर जा रही है और तुरंत नीचे लग रहा है तो इधर माइनस जी, और यहाँ से नीचे आ रही है इधर ही लग रहा है तो प्लस जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यू स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर प्लस टू माइनस जी एस, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू जी एस, और एस इक्वल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर अपॉन टू। ये क्या हो गया? इसका विस्थापन हो गया। विस्थापन ना बोलकर इसको हम क्या बोल सकते हैं? अधिकतम ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई। ठीक, ये आपको समझ में। एक हम इसका निकालते हैं टाइम, और टाइम को हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, और टाइम को हम क्या बोलते हैं? इसका उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। जी एच टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए हमारे पास वही तीन समीकरण है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसमें तो टाइम है नहीं, ये तो कैंसिल। इसमें टाइम है और इसमें भी है, तो हम छोटा फॉर्मूला ये तो फर्स्ट वाले को यूज करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को यूज करेंगे तो देखिए टी। अब हमें उड्डयन काल दिख रहा है, तो देखो यहाँ से हवा में जाएगी यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। उड्डयन काल को मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ, और कैपिटल टी क्या होता है? देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय टी, और वापस आने में समय कितना हो गया? टी टी टू, मतलब
टी, तो ये क्या हो गया 2t। हमें वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, पहले टी की, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v की वैल्यू क्या है 0। इससे देखते हैं u प्लस, अब देखिए g, वो a की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, g मान लेते हैं, या फिर जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस जी मान लेते हैं, और टी, तो u बराबर क्या हो गया जी टी, और t बराबर क्या हो गया यू जी। ये t की है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल टी की आ जाएगी 2u अपॉन, ये किसकी वैल्यू हो गई उड्डयन काल। ऐसे क्या आता है हमारा उड्डयन काल, इसमें हमें नॉर्मली जी की वैल्यू रखनी है। तो आज आपको अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी तीन, जो हम कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना सीख रहे थे, वो आपने आज आपके सामने डिस्कस की। ये चैप्टर यहीं तक था, इसका आज समापन हो गया है। आपको चैप्टर के जो वीडियोज थे वो कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको भी कमेंट करें, जिससे हमें ये रहे कि हाँ हमारा जो चैनल है वो सही ग्रो कर रहा है और हम आपको सही सही मतलब पढ़ाते जा रहे हैं या नहीं पढ़ाते जा रहे, तो वो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही मतलब एनर्जेटिक होता है, हमें जोश मिलता है, उससे हमें ये भी रहता है कि आगे हमें और वीडियो बनानी है और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने हैं। तो आई थिंक आपको ये आज जो हमने डिस्कस किया वो कंप्लीट समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लोगों तक भी पहुंचाएं, और आपके जो सहपाठी हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर करें कि उन्हें भी जिससे क्या है फायदा हो। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।